आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए AIB 17 सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो 2023 में हुआ था वह लेकर आए हैं। आपको पिछले 5 साल पुराने पेपर तैयार कर लेना है AIB 19 एग्जाम के पहले। अगर आप लोग इस बार AIB 19 एग्जाम देने वाले हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि अब इतना आसान पेपर नहीं आता। AIB 18 एग्जाम हुआ था तो 52% बच्चे फेल हुए थे। अगर इस बार भी आपने AIB 19 एग्जाम को हल्के में ले लिया तो इस बार 60% बच्चे फेल होंगे। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। अभी 1-1.5 महीना है। अगर कोचिंग करना चाहते हो तो हमारी कोचिंग लगती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। नहीं तो आप अपनी शानदार तैयारी करो। ऑफलाइन एग्जाम होता है, डायरेक्ट ले जाने के लिए मिलती है। केवल आपको अच्छे से रीड करना है डायरेक्ट को। आपको पता होना चाहिए कहां से, किस डायरेक्ट से यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार अगर आपको पता है तो आप एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करोगे। इसलिए एग्जाम को अब हल्के में ना लेना। आपको जो भी हमारी सहायता चाहिए तो हम सहायता करने के लिए तैयार है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला प्रश्न पूछा गया था। हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। ए ऑप्शन, दत्तक अभिभावक को अपनी संपत्ति का निपटान का अधिकार से। बी, गोद लेने के प्रभाव से। सी, दत्तक संबंधी दस्तावेजों के रूप में अनुमान। डी, गोद लेने को रद्द करना। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, गोद लेने के प्रभाव से संबंधित है। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे। जनहित याचिका के रूप में ऐसे कौन से मामले हैं जो न्यायालय में उनका विचारण नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रायल नहीं किया जा सकता। ए, पारिवारिक पेंशन किया जा सकता है। बी, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यहां पर नहीं शब्द आया है, इसे पकड़ लिया सो एग्जाम में सही कर जाओगे इस ऑप्शन को। सी, अपेक्षित बच्चे बिल्कुल सही है। डी, मकानदार किराएदार के मामले, क्योंकि डी ऑप्शन इसलिए सही है, मकानदार किराएदार से संबंधित एक अलग एक्ट है, MP एकोमोडेशन एक्ट, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको पेपर में पकड़ना है, दिमाग लगाना है, डायरेक्ट की लैंग्वेज किसी धाराओं को रटना नहीं है, आप पास हो जाओगे। अगर आपको कोचिंग करने हैं 1-2 महीने तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए। हम आपको बता देंगे कितनी फीस है हमारी। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। हम गारंटी देते हैं कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करोगे एग्जाम। मैंने भी किया था और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूं MP ADPO की। इसलिए आप लोग उन्हीं लोगों के वीडियो देखो जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनका BCI में रजिस्ट्रेशन है और जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं।
एरा गैरा नत्थु गैरा की वीडियो मत देखो, क्योंकि व्यू के चक्कर में लोग वीडियो बनाते हैं। हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है आपको सही जानकारी मिले और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी एग्जाम को निकालो। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं और कोचिंग भी उपलब्ध करवाते हैं बच्चों को, लेकिन फीस है उसकी। फीस हम आपको बता देंगे, बहुत कम फीस है। तीसरा, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में, यानी कि जनहित याचिका के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है? पी.एन. भगवती। यह आंसर इसका प्रश्न का बच्चे बच्चे को पता होता है, पी.एन. भगवती। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है। ए, विधि के नियम का पुष्टिकरण। उद्देश्य है लेकिन यहां पर नहीं शब्द आया है। बी, न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा। सी, मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति। डी, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। इसके बाद पांचवा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का केस फेमस है त्वरित न्याय के सिद्धांत से, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो फेमस केस है वह आपको याद होने चाहिए, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य और गोलकनाथ का मामला। ऐसे चर्चित मामले हैं, वह आपको याद होने चाहिए। फिर आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में। इस प्रकार तैयारी करना है, हम आपकी तैयारी करवाएंगे, हम आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाएंगे एग्जाम, इतनी गारंटी देते हैं। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? यानी कि अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट है: परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह 5 रिट है अनुच्छेद 32 में, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और यह भी पूछा जा सकता है जो 5 प्रकार की रिट है उन्हें क्रम से लगाइए। आपको पता होना चाहिए इनका क्रम। इसलिए सार्वजनिक पद को हड़पने की बात की गई है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, अधिकार परीक्षा याचिका। इसके बाद 7वां, रीड्स बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है, प्राकृतिक न्याय से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां, ऑडी अल्टम पार्टम का अर्थ है, ए ऑप्शन, व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बी ऑप्शन, एक निर्णय प्राधिकरण को साकार आदेश अवश्य देना चाहिए। सी, कोई भी व्यक्ति अपने अभियोग में न्यायाधीश नहीं हो सकता। डी, किसी को भी न्यायालय से डरना नहीं चाहिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्ति को सुने बिना उसे
दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि जब तक आपको न्यायालय द्वारा सुन नहीं लिया जाता, जब तक आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऑडी अल्टम पार्टम का अर्थ है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। नौमा, अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए डॉट डॉट के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यानी कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 बना हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? हिंदू विवाह में तलाक का आधार नहीं है। पहला, मानसिक विकार, बी, संक्रामक रूप में यौन रोग, सी, असाध्य विकृति, डी, 3 महीने से कम समय से अलग रहना। तलाक का आधार नहीं है, यह तीनों तलाक के आधार है, लेकिन 3 महीने से अलग रह रहा है तो वह तलाक का आधार नहीं होगा। कम से कम 7 साल से अलग होना चाहिए, तब आप तलाक ले सकते हो पति पत्नी, या 1 साल से अलग होना चाहिए, लेकिन 3 महीने तो लिखा ही नहीं है। आप दिमाग लगाओ, कभी गलत नहीं होगा। डी ऑप्शन। इसके बाद 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? ईसाई, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत। 12, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य की एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के डॉट डॉट दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपील प्रस्तुत की जा सकती है 60 दिन, जो लिमिट सीमा है 60 दिन की। सी ऑप्शन हो जाएगा। 13, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहते हैं। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर नियम में परिवर्तन करके और पारित करके किया जा सकता है। विशेष प्रस्ताव को पारित करके किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14, नैसर्गिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है, कंपनी विधि से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपील निहित है? कौन सी धारा में? 1986 का एक्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वहां पर लिखा है एनजीटी की धारा 5A, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 16, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? यहां पर पर्यावरण संरक्षण की बात आ गई। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, लेकिन जब जोड़े गए थे 10 थे, आज वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन
2002 द्वारा जोड़ा गया है और आज 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं जो भाग 4A में है। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण कैसा होता है, हरा भरा ग्रीन होता है, यानी कि जी से ग्रीन। इस प्रकार याद करवाया है हमने आप लोगों को, जी से ग्रीन। अब आप दिमाग लगा लो, बता दो कौन सा सही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51A का जी ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद 17 श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए ... में अपील कर सकते हैं। केवल उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए आश्रित है, आईटी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा। प्राप्तकर्ता, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है। ट्रेड यूनियन के लिए पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नियोक्ता द्वारा प्रमुखता पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेस्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। उस भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा में, या फिर जो संविधान में 8वीं अनुसूची बताई गई है 22 भाषाओं में से, लेकिन अधिकतर अंग्रेजी भाषा में होता है। आप क्लियर कीजिए इसका आंसर, हमने आप लोगों पर छोड़ दिया। हम देखना चाहते हैं आप लोगों ने 8वीं अनुसूची पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। इसके बाद 21 एक अधिवक्ता प्रैक्टिस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में ... घंटों से अधिक ना हो। 3 घंटे से अधिक नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था। अब यहाँ पर एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार में दोषी ठहराया जाता है क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जामिला खातून। 23 मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही क्रम है। अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है और हम एडवोकेट हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करवाएंगे? FIR करवाएंगे। FIR A में है
और डी में है, इसलिए बी और सी नहीं होगा। फिर उसके बाद याचिका दर्ज की जाएगी, यानी कि याचिका केवल ए में है और डी में बीमा कंपनी को समन। डायरेक्ट बीमा कंपनी को समन नहीं जाएगा, इसलिए इस प्रकार भी आपको दिमाग लगाना है इन ऑप्शन में। एलिमिनेशन ऑप्शन इसे कहते हैं। ऑप्शन को ऑप्शन से काटना सीखना है। ये ऑप्शन इसका सही है। 24 यूवी जस आईवी आइडियम रेमेडियम, जहां क्षति है वहां उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत किया गया। जहां क्षति है वहां उपचार है। रायलैंड बनाम फ्लेचर कठोर दायित्व का सिद्धांत था। और एसवे बनाम व्हाइट, जहां क्षति होती है वहां उपचार होता है। एसवे बनाम व्हाइट का केस है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 गिलेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित है? गिलेस्टर ग्रामर का जो मामला था वह डेमनम साइन इंजुरिया पर आधारित है। 26 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकरण क्षेत्र है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10 करोड़ इतना उसके पास क्षेत्र अधिकार है। इसके पास 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील हो सकती है। जिला आयोग के आदेश की अपील अब आप कहां करोगे? राज्य आयोग में करोगे। जिला उपभोक्ता फोरम है, उसने आपका आदेश, कोई केस था, खारिज कर दिया, आप संतुष्ट नहीं हो उसके निर्णय से, तो आप बताओ, जिला के बाद राज्य में जाता है व्यक्ति, फिर राज्य के बाद स्टेट, राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, राष्ट्रीय आयोग में, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य आयोग। इस प्रकार आपको पकड़ना सीखना है दोस्तों, एग्जाम पहले अटेम्प्ट में पास करोगे। इसके बाद 28 एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में रह रहा है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। उनतीस श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया, यानी कि अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है श्री कपूर को 14 लाख रुपए का। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ 14 लाख है, पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? कर वसूल किया जाएगा पूंजी लाभ से आए। आपने पूंजी लगाई, उससे लाभ हुआ है, उसी के रूप में कर वसूल किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार भी आपको सोचना है, किसी भी डायरेक्ट में नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न आपके।
दिमाग पर पूछा गया है। अगर आपके पास दिमाग है, नॉलेज है, कॉमन सेंस है तो आप सही कर जाओगे। इसके बाद 30, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है, अधिभोगी कहलाता है। ए ऑप्शन। 31, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त को नियुक्त करना चाहिए, सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बत्तीस, बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, यानी कि बी नाम का व्यक्ति समाचार पत्र का मालिक है, ठीक है। पेपर में ए की विनती पर, यानी कि ए की विनती पर बी पेपर में सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है, यानी कि सी नाम का व्यक्ति है, उस पर अपमानजनक लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। यानी कि ए नाम का व्यक्ति बी से कहता है तुम सी की मानहानि करो, पेपर के माध्यम से प्रकाशित करो अपने अखबार में, जितनी भी क्षतिपूर्ति होगी तुम्हारी, बी से कहता है ए, हम भुगतान करेंगे। सी ने बी पर मुकदमा दायर कर दिया, यानी कि अब सी नाम का व्यक्ति था, उसकी मानहानि हुई है, उसने मानहानि का मुकदमा कर दिया बी नाम के व्यक्ति पर और उसे नुकसान चुकाना है। और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोचक में निर्णय कीजिए। आपको पूरा पृष्ठ अच्छे से समझ में आ गया। अब आप बताइए। ए ऑप्शन, ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। क्या ए नाम का व्यक्ति बी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है? उसने कहा था, बी ने छाप दिया सी के विरुद्ध। ओह, मना कर देगा, हमने कब कहा तुमसे छापने के लिए? क्यों क्षतिपूर्ति देगा? क्या बी नाम का व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति पर केस कर सकता है कि इसने हमसे कहा था सी का अपमान करना है, तुम अपने पेपर में प्रकाशित कर दो, तो हमने कर दिया? नहीं माना जाएगा ऐसी दलील न्यायालय में, क्योंकि आप 18 साल से ऊपर हो, आप बच्चे नहीं हो, आप सब कुछ जानते थे यह इस प्रकार का अपराध है किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि करना। इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। आया समझ में? आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 224 देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है सही हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसे एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकरण के अंतर्गत कहलाएगा, वित्तीय स्थापित एजेंट कहलाएगा। बी ऑप्शन सही है। 34, एक चिरस्थायी निषज्ञा सुनवाई के दौरान और बाद की योग्यता पर की गई हो
तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है, चिरस्थायी। इसके बाद 35 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 है। स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे डॉट डॉट में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिया गया है। ए ऑप्शन मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको ऐसे प्रश्न रट जाएंगे। स्पेशल रिलीफ एक्ट की धारा 5 उठाकर देख लो, उसमें लिखा है सीपीसी 1908 के तहत, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 36 जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन कहलाता है। यह लेन देन कहलाता है भोग बंधक, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका। 37 श्री मंजोत में सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिसर दिल्ली में है, जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में स्थित है। में सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित अंतरराज्य आपूर्तियां की है। पहला, दिल्ली कर योग्य आपूर्तियां 21 लाख, पंजाब कर मुक्त आपूर्तियां 6 लाख, उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियां प्रत्येक क्रमशः 30 लाख, जम्मू कश्मीर से इतने लाख जीएसटी के अंतर्गत। किस राज्य में पंजीकृत लेने की आवश्यकता है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली में भी ले सकते हो, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी और जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने सभी जगह से कर योग्य माल की पूर्ति की है, इसलिए ए ऑप्शन सही। ए आपके कॉमन सेंस पर बेस सवाल पूछे जाते हैं, ना कि डायरेक्ट डायरेक्ट से। इसीलिए पेपर बच्चे कहते हैं कठिन आता है, क्योंकि बच्चे एलएलबी करते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता डायरेक्ट क्या है। 20 से पढ़ाई करते हैं, पास हो जाते हैं। अब आ जाती है एआईबी एग्जाम के लिए बात, तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है डायरेक्ट क्या है, कॉमन सेंस है ही नहीं। जिन्हें कॉमन सेंस है और पास होते हैं, और जिन्हें दिमाग है, जो जानते हैं, पढ़ते हैं और पास होते हैं। 38 वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब है, यानी कि 0%, 5%, 12%, 18% और 26%। इस प्रकार स्लैब है, इसलिए ए ऑप्शन सही है।
28 निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम लिखित अधिनियम यानी कि एनआई एक्ट 1881 के अंतर्गत परिभाषित पराक्रम लिखित नहीं है? आपने एनआई एक्ट पढ़ा है, उसमें वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक की बात की गई, लेकिन बिलिंग रसीद की बात नहीं की गई। इसलिए डी ऑप्शन है इसका। 40 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? संघ के नौसेना, दूसरा जल एकत्रीकरण के लिए, तीसरा परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट, चौथा खेल स्वास्थ्य देखभाल। यह चारों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कम से कम 100 प्रश्नों में से आपके पास अगर कॉमन सेंस है 50 प्रश्न सही कर जाओगे और पास होने के लिए 45 नंबर चाहिए, और फिर आपके पास सामने डायरेक्ट होगी। नहीं बनते हैं तो ढूंढो, 80 नंबर ले आ सकते हो आप लोग, डायरेक्ट ले जाने के लिए मिलती है। फिर भी बच्चे 40 नंबर तक नहीं ले आ पाते हैं, उनसे डायरेक्ट में ढूंढते नहीं बनता है प्रश्न का आंसर। और अब तो पुराने लॉ और नए लॉ दोनों आने हैं AIB 19 के एग्जाम में, इसलिए सावधान हो जाएं, अच्छे से पढ़ाई कर लो। अगर कोचिंग करनी है तो हमसे संपर्क करो, हम गारंटी देते हैं आपका एग्जाम 1 महीने में पास होगा। 41 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है ... के अलावा कोई भी व्यक्ति। पहला, समुचित सरकार, B सरकारी कंपनी, C समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित, समुचित सरकार द्वारा पूर्णता या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट सोसाइटी, D है सभी। डी ऑप्शन सही है। देख लो, यह भी आपके कॉमन सेंस पर आधारित है, इसका आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हो। इसके बाद 42 ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्टर करा सकता है? पेटेंट, डिजाइन एंड यानी कि और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल रजिस्टर करवा सकता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 43 निम्नलिखित में से कौन से FIR का प्रकार नहीं है? कॉपीराइट, अगर आपके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है तो आप क्या करोगे? उसके खिलाफ FIR करवाओगे, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, ऐतिहासिक संकेत नहीं है। डी ऑप्शन। देख लो, इतने ज्यादा सवाल 50-60 प्रश्न कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं और बच्चे ढूंढते हैं डायरेक्ट में, नहीं मिलते हैं। जो पढ़ते हैं, पढ़ा है जिनने, उन्हें मिल जाते हैं। 44 निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य होती है? आप LLB प्रथम सेमेस्टर में थे, आपने पढ़ा है अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य होती है, माइनर के साथ की गई संविदा शून्य होती है। मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का केस है।
सी ऑप्शन। बैरेक्ट के पहले पेज पर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बैरेक्ट होगी आप लोगों के पास, पहले पेज पर मिल जाएगा इसका आंसर। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए, फेमस केस है मोहरी बीवी का। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में सही है? ए ऑप्शन, उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है। बी, विवेकाधीन प्रकृति का है। ई यानी कि सी, दोनों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर। 46, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल 10 बहाने करके ले गया मेरा दिल, इस प्रकार याद करवाई थी हमने आपको 10वीं सूची। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1985 में? 52वें संविधान संशोधन, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इसके बाद अगला 47, निम्नलिखित में से कौन से बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य है, अमान्य घोषित है। लेकिन संसद के पास इतनी पावर है, संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन 13(2) के अंतर्गत विधि का उल्लंघन करेगी तो शून्य हो जाएगा उसका कानून, जो कानून बनाया है। यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया था। सज्जन सिंह का केस पढ़ाया, इंदिरा साहनी का केस पढ़ाया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस भी हमने आप लोगों को बताया है बहुत डीप में। अगर आप लोगों हमसे कोचिंग पढ़ते हो तो आपको पता होगा। अड़तालीस, भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? कौन से डीपीएसपी में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में बताए गए हैं। 36 से 51 तक है। तो बताइए क्या है? एक मौलिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं मौलिक अधिकार है। बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? बिल्कुल है। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता के बारे में। इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उसमें विभेद होगा। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूल वंश, जाति। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास। इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 50, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्बलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए
बैठने वाले न्यायाधीशों को न्यूनतम संख्या 200 डॉट डॉट होगी। न्यूनतम संख्या न्यायाधीशों की 5 होगी। डी ऑप्शन। 51 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकरण से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका ए ऑप्शन है। लेकिन जो अनुच्छेद 300A है वह पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और भाग 12 यानी कि अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। इसे भी आप याद रखिए, क्योंकि अब की बार पूछा जाएगा जो संविधान का अनुच्छेद 300A है किस भाग में है, आपको भाग बताना पड़ेगा। भाग 12 पूछे गए हैं इस प्रकार के प्रश्न, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाग तो हमने पढ़ा नहीं है। फिर भी आपको ध्यान रखना है, हमने एक एक डीप में जाकर अपनी क्लास में संविधान को पढ़ाया है। इसके बाद 52 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? नियम, उपविधि, रूढ़ि प्रथा यह कानून है, इसलिए डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 53 निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? कौन सी अनुसूची? सूची यानी कि लिस्ट। लिस्ट कब बनती है? 7 फेरों की लिस्ट हमने बना दी थी, इस प्रकार याद करवाया था। 7 फेरों की लिस्ट से सूची बनती है, समझ जाओ। 7 फेरे से 7वीं अनुसूची में बताया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका नगर निगम। इस प्रकार याद करवाया है आपको। आप भी अगर कोचिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, हमें मैसेज करें या कॉल करें। हम गारंटी देते हैं कोई भी एग्जाम हो इतनी सरल और सिंपल भाषा में पढ़ाएंगे कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं हम, रटने की जरूरत नहीं है। चौवन भारतीय संविधान का शीर्षक किस में निहित है? संविधान का जो शीर्षक दिया गया है अनुच्छेद 393 में निहित है। 55 भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है? इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान आईपीसी के डॉट धाराओं के बीच दिया गया है। 96 से 106 तक सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन। 57 आईपीसी की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। 58 डॉट के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। स्पष्टीकरण 299 के 2 में बताया गया। धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में
इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 आईपीसी के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो 2 वर्ष अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 60 महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग आईपीसी के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है? यह एक प्रकार का संज्ञेय अजमानती अपराध है। अगर आप किसी महिला की मर्यादा भंग करोगे, उसका हाथ पकड़ लोगे बीच रास्ते में, उस पर हमला करोगे, आपराधिक बल का प्रयोग करोगे, तो क्या आपकी जमानत हो जाएगी कि नहीं? आप बताओ। नहीं होगी, अजमानती अपराध है। इस प्रकार याद कीजिए और संज्ञेय है, तुरंत पुलिस आएगी, आपको उठा कर ले जाएगी। यह है संज्ञेय अपराध बिना वारंट के, इसलिए सी ऑप्शन है। 61 ए अग्नि शास्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। ए किस लिए दोषी है? ए दोषी है सदोष परिरोध के लिए। उसने परिरोध कर दिया है, उसे कैद कर दिया है एक कोठरी में और बोल रहा है अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हारे ऊपर फायरिंग करेंगे, धड़ाम धड़ाम, इसलिए परिरोध है। ध्यान रखना, अवरोध नहीं है। अवरोध का मतलब है रुकावट डालना रास्ते में, इस प्रकार समझिए। 62 सीआरपीसी के अध्याय 21A के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध ... से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया जाता है 14 वर्ष। बी ऑप्शन सही होगा। 63 आईपीसी की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह ... बालक द्वारा किया गया है 7 वर्ष से ज्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जितने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है, ऐसे। बी ऑप्शन हो जाएगा। 64 वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट में आपको बताएंगे। 64 दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। दोषी मन और अवैध कार्य। सी ऑप्शन हो जाएगा। 65 सीआरपीसी 1973 की कौन सी धारा उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। धारा 61 से 90 तक। 66 किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? दोस्तों, हमने आपको अभी बताया था, अगर उसने संज्ञेय अपराध किया है तो बिना वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया, बीच रास्ते में जा रही थी, छेड़छाड़ कर दी, उस पर हमला कर दिया, तो यह संज्ञेय अपराध है, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। इस प्रकार याद करवाया है। एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, हम गारंटी देते हैं। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करोगे अगर हमसे कोचिंग ज्वाइन करते हो। इस प्रकार का पढ़ाएंगे, एक बार में याद होता जाएगा आपको। 67
परिवाद पर संसित समनी विचारण बाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अगर वादी की मौत हो जाती है। 68, मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की, परिवादी के पास क्या विकल्प है? मान लीजिए आप जाते हो पुलिस थाने में एफआईआर करवाने, लेकिन टीआई तो गुंडागिर्दी दिखाता है, मुझे तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं करनी है, तो आपके पास क्या अधिकार है? आप एसपी कहाँ जाओगे, अपनी शिकायत दर्ज करवाओगे, या फिर आप निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से परिवाद के माध्यम से संपर्क करोगे? यह दोनों है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार सोचिए आप लोग, आप अधिवक्ता बनने वाले हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके। कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होगा, ना ही बैलेट की जरूरत आपको पड़ेगी। फिर 69, सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जो 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु का है। सी ऑप्शन। 70, सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है। यह निम्नलिखित में से किस बाद में कहा गया? यह अहमद खान बनाम साहिबानो बेगम जो मेंटेनेंस से संबंधित था उसमें कहा गया था, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 71, मुकदमे के संक्षिप्त विचारण यानी कि समरी ट्रायल की शक्ति किसके पास है? ए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम के पास। बी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सी, उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। डी, यह सभी, यह चारों है, इसलिए यह तीनों हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 72, सीपीसी का कौन सा आदेश अस्थायी निषज्ञा और बादकालीन निषज्ञा से संबंधित है? आदेश 39, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73, ए, अहमदाबाद में एक व्यापारी है। बी, दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है। बी, अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तद अनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए बाद जारी कर सकता है, या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में बाद जारी कर सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74, सीपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा की संकल्पना से संबंधित है? सीपीसी की धारा 11 रेस जुडिकाटा से संबंधित है, यानी कि प्रांग न्याय से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा 11। 75, श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 के लिए
श्री ए द्वारा प्राप्त डिक्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 की डिक्री प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त डिक्री निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? ए ऑप्शन, श्री ए आदेश नियम 21/18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त डिक्री को प्रति डिक्री के रूप में मानेगा। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। 76 ए बी सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहभागी है और संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है, यानी कि वाई नाम का व्यक्ति ए बी सी के विरुद्ध में केस करता है। सी को समन दिया जाता है, सी नाम के व्यक्ति को समन दिया जाता है न्यायालय से, परंतु ए और बी को नहीं दिया जाता है। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता, ना तो ए हाजिर होता, ना बी, ना सी, और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित करके वाई के पक्ष में फैसला चला जाता। ए और बी एक पक्षीय डिक्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। अब ए बी सी कहते हैं कैसे एक पक्षीय डिक्री, यानी कि एक तरफा न्यायालय ने फैसला दे दिया वाई के पक्ष में, तो फिर उसे खारिज करवाने के लिए आवेदन करते ए बी सी, ए और बी तीनों। इसके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। बताइए खारिज किसके विरुद्ध डिक्री की जाएगी? ए बी सी तीनों के विरुद्ध खारिज की जाएगी, ना कि ए बी के विरुद्ध, क्योंकि तीनों पर संयुक्त रूप से उसने मुकदमा दायर किया था वाई ने। आप कॉमन सेंस लगाइए, सही हो जाएगा। समझो, इस प्रकार समझो, कभी गलत नहीं होगा। वीडियो लंबा होता है, होने दो, आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। ए ऑप्शन। 78 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति फरार है, उसके लिए उद्घोषणा प्रकाशित करनी है तो पहला, उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दृश्य भाग में पड़ी जाएगी। बी, चस्पा की जाएगी जहां पर निवास करता है, एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। चौथा, यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवा सकती है। यह चारों है। अगर कोई व्यक्ति फरार है, मिल नहीं रहा, तो न्यायालय 4 प्रकार की कंडीशन अपना सकता है। इसलिए डी ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 सही है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसको मैं गलत कथन बताना था। सी, द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि दोनों पर हो सकती है। यह गलत है। 80 आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है ए, शिकायत, बी, लिखित कथन, सी, शिकायत और लिखित कथन दोनों। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 81 निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? इसे आप देख लेना, डायरेक्ट होगी आपके पास। लेकिन इसका आदेश 22
सही है। इसके बाद 82, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस जेस्टे सुसंगत तथ्य के सिद्धांत की चर्चा की गई है? रेस जेस्टे 6 धारा 6 याद करवाया था, यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद 83, जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 17 में परिभाषित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बताइए इसका कमेंट करके कौन सा सही है, क्योंकि आप लोगों को भी कमेंट करना है कि हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, इसलिए इसका कमेंट जरूर कर देना क्या है सही। 84, न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 85, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? दस्तावेज नहीं है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, एक मानचित्र या प्लान। सी व्यंग चित्र। डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों दस्तावेज है, लेकिन नहीं पूछा है दस्तावेज कौन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 86, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? 113 बी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? ए ऑप्शन, मूल प्रतियों से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां जो प्रति और इन प्रतियों से तुलनाकृत प्रतियों की परिशुद्धता की स्वयं सुनिश्चितता देती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 88, सीपीसी 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? 26, धारा 26 संबंधित है। 89, प्रतिवादी उस पर समन की तामील की तारीख के 30 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर 8 पेश कर सकता है। बी ऑप्शन सही होगा, 30 दिन। 90, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में डॉट द्वारा आबद्ध नहीं होगा। पहला, सिविल प्रक्रिया 1908, साक्ष्य अधिनियम 1872, सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी नहीं है, यह दोनों है, सीपीसी और साक्ष्य अधिनियम, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 91, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? धारा 7, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्रवाइयों को समन किया जा सकता है?
पहला, अंतिम विवाचन पंचाट में। दूसरा, अंतरिम पंचाट में। तीसरा, जहां पर मध्य प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया। अंतिम पंचाट नहीं होगा। 1 और 3 सही है, ए ऑप्शन। 93, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज्यादा वाली मध्यस्थ कार्रवाई मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। डी ऑप्शन। 94, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट लिट यानी कि बाद लंबित रहने भरण पोषण का प्रावधान ... में दिया गया है। धारा 24 में दिया गया है भरण पोषण के बारे में। इसलिए बाद अगर लंबित है तो धारा 24, अगर बाद लंबित नहीं है तो धारा 25। इसे ध्यान रखिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 की धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल है। अगर पति पागल है 2 वर्ष तक तो तलाक के लिए आवेदन दे सकती है। बी ऑप्शन सही है। 96, मुस्लिम महिला के पास सीआरपीसी 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शामिल होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1996 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? धारा 5, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। 97, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? बाल विवाह शून्य विवाह का आधार नहीं है। इसके बाद 98, सपेंडा रिलेशनशिप से तात्पर्य है, यानी कि संपीड़ संबंध से क्या तात्पर्य है? माता की तीसरी पीढ़ी। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। माता की तीसरी और पिता की 5वीं पीढ़ी। पिता की 5वीं पीढ़ी, चौथी नहीं है न 7वीं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99, लीडिंग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में, पिटी परीक्षा में, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 100, अतिरिक्त न्यायिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन। पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्वीकृतियां। बी, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृतियां। सी, न्यायाधीश के समक्ष की गई संस्वीकृतियां। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति के समक्ष की गई संस्वीकृतियां। ए ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे एआईबी एग्जाम 19 में। हल्के में ले लिया तो फेल हो जाओगे, क्योंकि जो नए एक्ट आए हैं बीएनएसएस और साक्ष्य अधिनियम,
वह पूछे जाने हैं और पुराने एक्ट पूछे जाने हैं। अगर आप लोग कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग भी हम पढ़ाते हैं। ऐसी कोचिंग पढ़ाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा एग्जाम। अगर आप फीस देना नहीं चाहते हो कोचिंग की और नोट्स पीडीएफ सब कुछ चाहिए आपको, मिलेगा बिल्कुल फ्री में। अगर इस वीडियो पर 50,000 व्यूज आते हैं तो हम आपको कोचिंग फ्री में देंगे, नोट्स पीडीएफ सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। आप हमसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।